नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल घड़ी में बज चुके हैं 4 और 4 बजे डेली मैं आपके लिए लेकर आऊँगा आबकारी आरक्षक का स्पेशल एमसीक्यू का क्लास, जिसमें हम हर दिन अलग अलग लेवल के क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक आपका लिखा होगा सामान्य ज्ञान, यानी कि हम सारे तरीके के प्रश्न करेंगे, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो, चाहे संविधान हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो। तो जिस भी लेवल का क्वेश्चन हो बिल्कुल हम करेंगे अलग अलग लेवल का क्वेश्चन। और रोज़ मैं ये एमसीक्यू का सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। और उसके पहले मैं कुछ और चीज़ें जो आपसे बताना चाहता हूँ वो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंटिन्यू प्रयोगशाला परिचारक की क्लासेस चल रही है। सीजी व्यापम में लक्ष्य बैच, जिसके अंतर्गत चाहे आप आमीन पटवारी की तैयारी करना चाहें या व्यापम के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, आपकी सीजी पीएससी प्री और मेंस की भी बिल्कुल क्लासेस चल रही है, जिसमें स्पेशली आपको हिस्ट्री हेमा मैम से, जियोग्राफी और पॉलिटी अविनाश सर से, और आपका छत्तीसगढ़ पढ़ाया जाएगा साहू सर के द्वारा। तो बिल्कुल जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा आपको सीजीपीएससी प्री में पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल जितने भी बच्चे हैं जो अब तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल आप सभी कर लेंगे और बिल्कुल इस क्लासेस का फ़ायदा उठाएंगे। अब हम आते हैं अपने एमसीक्यू की ओर। कल कुछ कारणों से आपका एमसीक्यू का क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है, पर अब हम कंटिन्यू रोज़ करेंगे क्लास। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पेपर में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता, कहाँ पर आपके कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आपको यदि मैं बताऊं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चाहे बात करूं मैं 1773, चाहे मैं बात करूं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, चाहे मैं बात करूं 1813 का चार्टर एक्ट, और चाहे मैं बात करूं 1833 का चार्टर एक्ट, सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझना होगा। पहला कि चार्टर एक्ट किसे कहा जाता है, और दूसरा आपको समझना होगा भारत शासन अधिनियम किसे कहा जाता है। जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए आगे का एमसीक्यू करना बेहद आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं पहले यदि बात करूं कि चार्टर एक्ट किसको कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। चार्टर एक्ट किसको कहते हैं और भारत शासन अधिनियम किसको कहते हैं, तो याद रखना है चार्टर एक्ट का ऐसा नियम जो बनता कहाँ पर था, इंग्लैंड पे। इंग्लैंड, जिसे हम पहले क्या कहते थे, ब्रिटेन, या इंग्लिश में कहोगे तो इसे क्या कहते हैं, यूके। तो याद रखना है चार्टर एक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखना है, इंग्लैंड, दूसरा आपको याद रखना है ब्रिटेन, और तीसरा क्या है आपका यूके। ये आपको याद रखना है। नियम कहाँ पर बनता था, तो याद रखना है उसे ही कहते हैं इंग्लैंड, या उसे ही कहते हैं ब्रिटेन, या उसे ही कहते हैं यूके। तो नियम बनता था आपका इंग्लैंड में और लागू कहाँ पर होता था, भारत में। इसे हम क्या कहते थे, चार्टर एक्ट। मैं ये जो क्लास रहेगा विथ कॉन्सेप्ट आपको लेकर जाऊंगा। हो सकता है क्वेश्चन आपको नॉर्मल दिखे, पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनता है। स्पेशली यदि आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रश्न बनता है कि चार्टर एक्ट किसे कहते हैं। तो याद रखना है ऐसा नियम जो कहाँ बनता था, इंग्लैंड में, या उसे ही पहले क्या कहते थे, ब्रिटेन, या उसे ही क्या कहते हैं, यूके। यूके का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसा नियम जो इंग्लैंड में बनता था और लागू कहाँ पर होता था, भारत में, उसे हम क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट। दूसरा यदि मैं बात करूं भारत शासन अधिनियम के बारे में, तो भारत शासन अधिनियम में याद रखना है आपको नियम कहाँ पर बनता था, भारत में, और लागू भी कहाँ पर होता था, भारत में। उसे हम क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, आप सबको पता है कि उस टाइम बम्बई,
जिसे अभी हम नवी मुंबई के नाम से जानते हैं, उस टाइम आपका बम्बई और मद्रास दो इतना पॉपुलर एरिया था जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर आपका क्या होता था, उन दोनों जगहों पर आपको सबसे ज़्यादा व्यापार का केंद्र देखने को मिलता था। अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से भी वो जगह फेमस था। तो बम्बई और आपका मद्रास, इन दोनों जगहों के क्षेत्राधिकार को कलकत्ता में जो बनाया गया आपका सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, याद रखना है, कलकत्ता में जब आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था तो आपके बम्बई, जिसे अभी हम किस नाम से जानते हैं, नवी मुंबई के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है, नवी मुंबई के नाम से जानते हैं। और मद्रास, जिसे अभी वर्तमान में आप चेन्नई कह के बुलाते हो, क्या कह के बुलाते हो, चेन्नई कह के। तो ये जो बम्बई और मद्रास था, इसको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया और इसके लिए आपका लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है जिसके तहत कलकत्ता में आपके सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। दूसरा, इसकी पहली न्यायाधीश कौन था पूछेगा तो याद रखना है एलिजा एम्पे। ठीक है, याद रखना है एलिजा एम्पे आपके कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम क्या थी, न्यायाधीश थी। ये आपसे पेपर में कई बार पूछा है, तो ये आपको याद रखना है। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का आपका प्रथम न्यायाधीश कौन था, तो एलिजा एम्पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यहाँ पर इसका गठन किया गया था और कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था बम्बई और मद्रास को। इस रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे खास बात यह थी कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपका भारत आता है तो बंगाल के गवर्नर को कहाँ के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को, याद रखना है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है प्रश्न कि भैया पिट्स इंडिया एक्ट किसको कहते हैं। तो जब भी आप क्लास में पढ़ोगे तो बार बार आपको रिवीजन के दौरान ये बात कहनी है कि 1784 के चार्टर एक्ट को, 1784 के एक्ट को हम क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। तो बार बार क्या पढ़ना है आपको, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो याद रखना है 1784 में। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं 1813 के चार्टर एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट का, जिसके बारे में मैं आगे चल के डिस्कशन करूंगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है। अभी जस्ट जितना मैंने डिटेल पढ़ाया है उसको यदि आपने ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय की इस स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए स्थापना के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। पहला दिया है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, मैंने अभी जस्ट बताया था लेमेस्टर नहीं बल्कि कौन था, एलिजा एम्पे, जो कि आपके कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी क्या थी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखना है एलिजा एम्पे। तो यहाँ पर पूछा है सही कथन क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। तो बिल्कुल जितने बच्चों ने आंसर टिक किया है ए वालों का आंसर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लवाद विवाद, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, इसको मैं एक ऐसे तरीके के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाएगा। बस अभी आप ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा।
चलो जी, ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी। एक एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो हमेशा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके काम का रहेगा। वो क्या चीज़ है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आप 12वीं पढ़ते हो और 12वीं पढ़ने के बाद फिर आप कहाँ जाते हो? कॉलेज। तो जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें पता नहीं था कि 12वीं के बाद हमें कॉलेज जाना है करके। तो हम लोग मजाक ही मजाक में क्या बोलते थे कि 12वीं पढ़ने के बाद हमें कहाँ जाना है? 13वीं पढ़ने। क्या पढ़ते थे? 12वीं पढ़ने के बाद हमें कहाँ जाना है बोलते थे? 13वीं पढ़ने। अब इस क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं था कि 12वीं से पढ़ने के बाद हमें कॉलेज जाना है, फर्स्ट ईयर करना है, सेकंड ईयर करना है, फाइनल ईयर करना है। इवन कि हम लोग फाइनल ईयर को भी थर्ड ईयर बोल देते थे। जैसे नॉर्मल आप बीएससी बीकॉम करेंगे तो फाइनल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उसके बाद क्या होता है? फाइनल ईयर। तो उस टाइम पता नहीं था तो हम लोग थर्ड ईयर बोलते थे। सेम वैसे ही 12वीं पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है बोलते थे हम लोग? 13वीं। और इस 13वीं से याद रखना है आपको 1813। 13वीं से क्या याद रखना है आपको? 1813। और यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे ही आप कॉलेज जाओगे, जैसे ही आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में शिक्षा पर बहुत ज़्यादा पैसा ख़त्म होता है। कॉलेज में किस पर बहुत ज़्यादा पैसा ख़त्म होता है? तो याद रखना है, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है? पैसा ख़त्म होता है। तो शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आपका कौन से चार्टर एक्ट में रखा गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट में रखा गया। दूसरा यदि मैं बात करूं तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही आपके ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दिया गया। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो 1813 के चार्टर एक्ट में ही कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसके एकाधिकार को? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन किसको छोड़ के यदि कहेगा तो याद रखना है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के एकाधिकार को आपका समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के कारण। तो बिल्कुल यदि इस प्रश्न की ओर जाएं तो यहाँ से आपको 3 मुख्य बातें याद रखना है। पहला, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। और आप सभी को पता है, आप कॉलेज पढ़ने जाते हो तब आपका पैसा ज़्यादा ख़त्म होता है कि नहीं होता? तो याद रखना है आपको, यदि पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखोगे? 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पूछ रहा है तो आपको याद रखना है, क्या कहता है 1813 का चार्टर एक्ट? पहला, कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। दूसरा, ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। तीसरा, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर एक्ट सही है। दूसरा, आपके कलकत्ता में, ठीक है, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही हो जाएगा आपका। अगला है आपका प्राच्यविद एवं आंग्लविद के बीच विवाद। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? अभी जस्ट बच्चों ने अगर मेरा बात ध्यान से सुना होगा, अभी जस्ट मेरा बात यदि बच्चों ने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप गलत नहीं करेंगे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर?
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ब्रिटिश संसद ने। किसने? आपके ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को ये बोर्ड कैसे वो हो गया है मैम? चलिए ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1813 के चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चल नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तब तक हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर। जैसा कि आप सबको पता है, जब हम अलग अलग चार्टर एक्ट पढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने अभी देखा 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या हुआ था कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। किसको छोड़ के? चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ के। दूसरा हमने देखा था कि आपका जब बोलना चाहिए कि 1813 में जैसे ही ये नियम बनाया जाता है कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। किस पर? शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, वहाँ पर शिक्षा पर जब प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान लाया गया था, उसके बाद ही याद रखना है जैसे ही शिक्षा प्राप्त हुआ था तो उससे रिलेट करके याद रखना कि अब वहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा उसमें हमने विशेष बात क्या देखा था कि जो कंपनी के एकाधिकार हैं उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके अलावा फिर हमने देखा है आपका चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ के। इसके अलावा जब हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था तो वहाँ पर आपको याद रखना है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसके अलावा आपके बम्बई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया जाता है। और पहली बार आपके भारत में सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, की क्या की गई थी? स्थापना किया गया था। इसके अलावा फिर हमने देखा कि आपका जो पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे। याद रखना है कौन थे आपके? एलिजा एम्पे थे। ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है? चलिए प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। इसने कंपनी के द्वारा लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अभी जस्ट मैंने रिवीजन करवाया है, और यदि आपने रिवीजन में ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल पहले नंबर और दूसरे नंबर पे आपका, क्योंकि क्राउन की संप्रभुता को क्या कर दिया गया था, सुदृढ़ कर गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश की प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन दिया है आपका चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी दिया है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861। चलिए बताइए ध्यान से कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? क्या वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है? बिल्कुल नहीं। क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है? बिल्कुल नहीं। चार्टर एक्ट 1853 नहीं, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833, जिसके तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न, ये आपकी जियोग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? 5वां नहीं, आपको याद रखना है 7वां। 5वां नहीं बल्कि याद रखना है आपको 7वां बड़ा देश है। दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल भाग का लगभग 2.4% अधिकृत करता है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। समूचे भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। पूरा भारत, ठीक है, पूरे भारत को हम तो नहीं बोल सकते, समूचे भारत को। अगला, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना है भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि 7वां बड़ा देश है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन से स्थान पर है? और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। आबकारी आरक्षक का जब आप लोग एग्ज़ाम दिलाएंगे तो कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो बिल्कुल मेरे जितने भी बच्चे हैं सभी ने जवाब दे दिया है और आंसर क्या होगा, 7वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां, 7वां, 8वां या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां सबसे बड़ा देश है, उपयुक्त में से कोई नहीं, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी खाली स्थान संपूर्ण मानव जाति का 16%, दूसरा संपूर्ण मानव जाति का 17%, संपूर्ण मानव जाति का 18% और संपूर्ण मानव जाति का 19%। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका संपूर्ण मानव जाति का 16% है क्या? नहीं। संपूर्ण मानव जाति का 18 है क्या? नहीं। संपूर्ण मानव जाति का 19 है क्या? नहीं। बल्कि याद रखना है कि संपूर्ण मानव जाति का कितना प्रतिशत है, 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला, भारत में लगभग कितने गांव हैं? चलिए बताइए कितने गांव हैं?
भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपका PYQ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि भारत में लगभग कितने गांव हैं करके। तो अभी आपका डाटा बदल गया है, तो वो वाला क्वेश्चन हम स्किप करते हैं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? चलिए बताइए, कौन सा जोड़ी आपका सही नहीं है, पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? कौन सा जोड़ी सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, और आपका भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत में कुल राज्यों की संख्या 26 है, बल्कि याद रखना है, भारत में कुल राज्यों की संख्या 26 नहीं बल्कि कितना है, 28 आपके भारत के राज्य हैं, और 8 क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना है, 28 राज्य और 8 आपके क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बिल्कुल डी हो जाएगा आपका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है। पहला दे रहा है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। कुछ दिन में ये चाइना से पार हो जाएगा। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। गलत क्या होगा? सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखना है, पूर्वोत्तर राज्यों में आपके अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, असत्य कथन। अगला प्रश्न, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है मानव समाज? जी आपके इतिहास का क्वेश्चन चालू हो गया है। मानव समाज की बात करता है तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? विज्ञान पर, धर्म पर, संस्कृति पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? अर्थव्यवस्था पर। तो बिल्कुल बी वाले बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर में यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा ग्रामीण सभ्यता है कि नगरीय, तो याद रखना है ये एक आपका नगरीय सभ्यता है। कैसा है आपका? नगरीय सभ्यता है, आपको याद रखना है। दूसरा, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, ये भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। खोजकर्ता कौन है, ठीक है, हड़प्पा के खोजकर्ता का नाम यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है। यदि पूछा जाएगा तो कौन है आपका? क्या राखालदास बनर्जी है? नहीं, याद रखना है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921 की बात है जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते हैं, तो ये आपका संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में हम 6 बड़े बड़े नगर पढ़ेंगे, जिसको मैं क्लास में पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि कितने नगर हैं जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। अब देखो, यहाँ पर 3 भागों में हमने बांट के रखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यदि पूछा जाएगा तो प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जिसका कोई लिखित साक्ष्य क्या नहीं हुआ है? प्राप्त नहीं हुआ है। आद्य ऐतिहासिक, लिखा तो गया पर हम पढ़ नहीं पाए। लिखा गया पर हम पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? जिसे लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसे हम आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। लिखा तो गया था पर हम पढ़ नहीं पाए। लिखा तो गया था पर हम पढ़ नहीं पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, बताइए। वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, वह खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता। रुकिए तो थोड़ा सा मैम, वो 5 मिनट रुकने बोले तो।
सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, पेपर में प्रश्न पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि क्या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, उसका खेतीहर अर्थव्यवस्था था, उसका लिपि था, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, वह नगरीय सभ्यता था। जब सिंधु घाटी सभ्यता मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास के दौरान, तो उसमें हम देखेंगे कि 6 आपके बड़े बड़े नगर हैं जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसका डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको क्लास में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से आर्यों के पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या उन्होंने लिपि रखा हुआ था, क्या नगर नियोजन था, क्या तांबा था, बल्कि क्या था, मृद भांड। मृद भांड कहने का मतलब क्या है, मिट्टियों से बने बर्तन को क्या कहा जाता है, मृद भांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसके पास विकसित और शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल याद रखना है, आपका वैदिक सभ्यता ग्रामीण है। वैदिक सभ्यता कैसा है आपका, ग्रामीण, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है आपका, शहरी। पेपर में प्रश्न पूछता है, तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहा और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन दिया है आपका, शिलालेख, अरे ऑप्शन दिया है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, बिल्कुल। दूसरा, पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख, क्या ये होगा? तीसरा, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी। तो याद रखना है, इसके बारे में हमें कुछ शिलालेख नहीं मिलता है, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख ये भी कुछ नहीं मिलता है, उपयुक्त सभी नहीं, बल्कि पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हमें पता चलता है। अलग अलग टाइम पे आपके अलग अलग लोग आते जाएंगे और अलग अलग चीज़ों का खुदाई करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जब आप मोहनजोदड़ो पढ़ोगे तो मोहनजोदड़ो में वहाँ पर आप देखोगे कि राखलदास बनर्जी के द्वारा खुदाई किया जाता है। वैसे ही आपके हड़प्पा का दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है। तो अलग अलग टाइम पे आपके पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हमें हड़प्पा संस्कृति का जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जाने से पहले एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि अब तक यदि आप साध्य PSC एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज़ कि अभी आपके ऑफ़र चल रहे थे, ठीक है, जिसका कुछ ही टाइम में ये समाप्त हो जाएगा। आपका ये ऑफ़र आज लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बच्चे थे, यदि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते थे, चाहे वो ADO हो, चाहे ADI हो, चाहे आपका पुलिस हो, SI हो, चाहे आपका आबकारी आरक्षक हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, CGPSC हो, चाहे व्यापम हो, ठीक है, तो बिल्कुल 20% का डिस्काउंट चल रहा था, जिसमें आप भाग ले सकते हैं साध्य PSC एकेडमी के साथ जुड़ के। और मुलाकात होगा रोज़ मैं 4 बजे आपके लिए MCQ का ये सेशन लेकर आऊँगा, और बिल्कुल इसका फ़ायदा आपको आने वाले आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम में होगा। तो और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।